दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 30 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान ने इराक में मिसाइल अटैक को लेकर दिया नंगा कर देने वाला बयान, इराक के कुर्दिस्तान रीजन में जानलेवा फायरिंग, प्रेशर के बावजूद ईरान न्यूक्लियर फ्रंटियर पर तेजी से बढ़ रहा आगे, एर्दोगान ने इसराइल पर लगाया गजा सीज फायर को लेकर बड़ा इल्जाम, गजा में शहीदों का आंकड़ा हुआ 70,000 के पार, यूरोप की सड़कों पर इसराइल के खिलाफ उमड़ा लाखों लोगों का समंदर और सीरियन हुकूमत को डर, जंग शुरू करना चाह रहा है इसराइल। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इससे ज्यादा। शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान ने साफ कर दिया है कि हमने इराक में कोई मिसाइल अटैक नहीं किया, ये सब झूठ है और सोशल मीडिया पर हो रही बकवास पर यकीन मत करो। 30 नवंबर की सुबह को ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें एक इन्फॉर्म्ड सोर्स के हवाले से ये लिखा गया कि सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनल्स पर फैल रही ये कहानी कि आईआरजीसी ने बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के खुर्रमाबाद, इलाम और किरमानशाह शहर से इराक के कुर्दिस्तान पर दागी, ये बिल्कुल झूठ है। हमने कोई मिसाइल नहीं दागी भैया, ये ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी कह रही है। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि ऐसा कोई मिसाइल ऑपरेशन हुआ ही नहीं। जो रिपोर्ट्स घूम रही हैं वो पूरी तरह गलत हैं और ऐसी रिपोर्ट्स सिर्फ लोगों को ईरान के नाम पर बेवकूफ बनाने का जरिया है। बताइए कौन कौन इससे बेवकूफ बनता है? दरअसल सैटरडे को कुछ मीडिया आउटलेट्स, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया था कि आईआरजीसी ने वेस्टर्न ईरान और इराकी कुर्दिस्तान के अंदर अलगाववादी ग्रुप्स पर मिसाइल स्ट्राइक की, लेकिन ईरान ने अब पूरी कहानी को फैब्रिकेटेड बताते हुए कहा कि ऐसी बकवास खबरों से दूर रही है और ऐसी बकवास खबरें फैलाने वालों से भी, और किसी भी अनवेरिफाइड रिपोर्ट को सच मत मानिए। आजकल ईरान बड़ा सस्ता टॉपिक है, महंगा नहीं है, इतना सस्ता है कि हर कोई खरीद लेता है। इतना सस्ता बना दिया है कुछ लोगों ने ईरान को, ईरान जैसे एक अच्छे वकार वाले मुल्क को, कि कुछ भी ईरान के नाम पर बिना वेरीफाई किए दे दो और चल जाए। मैं तो देख रहा हूं, मैं पहले जिन टीवी न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुका हूं ना, बड़े बड़े हैं, इस मुल्क के बड़े व्यापारियों के चैनल हो गए हैं, अब उन्होंने उसे खरीद लिया है, वहां तक ये सब चल रहा है। कोई बैठ जाता है ज्ञान पेलने के लिए, कुछ भी बोल देगा। क्यों? उन्हें पता है आज बिक क्या रहा है, इसीलिए कुछ भी दे दो। लोग बोल देखना, अरे यार, हर चीज के दो पहलू होते हैं, छांव भी होती, धूप भी होती। दूसरा पहलू वो तुम्हें दिखाते नहीं। अगर नहीं दिखाते कि ईरान में कुछ गड़बड़ भी चल रही, तो समझ लो वो ईरान के बारे में जो आपको अच्छा भी बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ज्यादातर, हर बार नहीं। ठीक है, हर जगह, मेरे अंदर, आपके अंदर, हर जगह खराबी, कमजोरी, मजबूती सब होती है, तो थोड़ा ध्यान से। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में फायरिंग हुई, एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए, बड़ा खूनी मामला हो गया ये। कुर्दिस्तान रीजन की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि ग्वेर एरबिल रोड पर फायरिंग में एक सिविलियन मारा गया और 2 लोग जख्मी हुए। मिनिस्ट्री ने हमलावरों को रॉयटर्स यानी दंगाई बताया है। कुछ घंटों पहले रॉयटर्स ने सिक्योरिटी और मेडिकल सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट किया था कि एरबिल जाने वाली लनाज रिफाइनरी के बाहर प्रोटेस्ट के दौरान कुर्दिस्तान रीजन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 3 जख्मी हुए। उन्होंने 2 लोगों की बताई थी। सोर्सेस के मुताबिक प्रोटेस्टर्स रिफाइनरी में जॉब्स की, नौकरियों की मांग कर रहे थे। अब नौकरियां जहां होती हैं वहां डंडे और गोलियां तो चलती हैं। सिक्योरिटी पर्सनल ने भीड़ पर फायर कर दिया, इसमें एक प्रोटेस्टर की मौत हो गई। वहीं एक टैंकर ट्रक ड्राइवर जो उस वक्त रिफाइनरी के पास था वो भी जान से गया। तो इस तरह 2 लोगों के मरने की खबर बताई जा रही है, प्रोटेस्टर समेत एक ड्राइवर। ईरान ने एक बेहद बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दबाव के बावजूद वो न्यूक्लियर फ्रंटियर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं मोहम्मद इस्लामी। उन्होंने कहा कि तमाम दुश्मनी, रुकावटों, पाबंदियों के बावजूद ईरान दुनिया के बड़े न्यूक्लियर नेशंस की लाइन में खड़ा है और न्यूक्लियर साइंस के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। इस्लामी ने कहा कि ईरान ने साइंस में वो तरक्की, वो मकाम हासिल किया है जिसे रोकने के लिए उसके दुश्मनों ने हर तरह की चाल चली मगर नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि आज ईरान की नई नस्ल अपनी काबिलियत पर यकीन रखते हुए प्लाज्मा थेरेपी,
वाटर डिसैलिनेशन और एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजीज अपने लोकल साइंटिस्ट के जरिए तैयार कर रही है। यही तो दुनिया के मरोड़ है कि ईरान अपने दम पर ये सब कैसे कर रहा है। न्यूक्लियर चीफ मोहम्मद इस्लामी ने साफ कहा कि ग्लोबल पावर्स को यह बर्दाश्त ही नहीं कि कोई दूसरा मुल्क साइंस के मोर्चे पर पहुंच जाए, फ्रंटियर पर पहुंच जाए। यानी ईरान ने क्लियर पैगाम दे दिया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने का ख्याल तो दूर की बात है, बल्कि ये प्रोग्राम अब कहीं ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे दूसरी ताकतें कितनी ही रोड़े क्यों ना अटका लें। दोस्तों, ईरान ने जो अपने दम पर हासिल किया है उससे दूसरे ममालिक को भी कुछ इबरत लेनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए कि दूसरों की बैसाखियों पर चलना छोड़ दें। तुर्की से एक सख्त इल्जाम आया है। रजब तैयप एर्दोगान ने कहा है कि इसराइल झूठे बहाने गढ़कर गजा में सीज फायर तोड़ रहा है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयप एर्दोगान ने यह कहा कि इसराइल गजा सीज फायर को मेड अप रीजंस यानी झूठे बहाने बनाकर बार बार तोड़ रहा है और दुनिया इसे देख भी रही है। एर्दोगान ने इस्तांबुल में कल रात कहा कि हमास हर उकसावे के बावजूद सब्र और डिसिप्लिन के साथ सीज फायर बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, मगर इसराइल जानबूझकर माहौल बिगाड़ रहा है। एर्दोगान ने ग्लोबल मीडिया पर भी वार किया और कहा कि गजा में 270 से ज्यादा जर्नलिस्ट मारे गए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया अपने ही कलीग्स की, अपनी ही साथियों की मौत पर चुप है। एर्दोगान ने कहा कि 13,500 से ज्यादा तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट्स, 830 टीचर्स और एजुकेशन स्टाफ, 193 साइंटिस्ट और एकेडमिक्स इसराइली फायरिंग में गजा में मारे जा चुके हैं। एर्दोगान ने फिलिस्तीनियों की बर्बादी को एक बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि 7,85,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स से एजुकेशन का हक छीन लिया गया। यह सब एक सोची समझी मास किलिंग पॉलिसी है। यह एर्दोगान के लफ्ज़ हैं। रजब तैयप एर्दोगान ने कहा कि तुर्की ये मुद्दा हर ग्लोबल फोरम पर उठाता रहेगा। उन्होंने बताया कि साउथ अफ्रीका में G20 लीडर्स समिट के दौरान उन्होंने ये मामला उठाया था और आगे जो भी बड़ा पोडियम और स्टेज मिलेगा वो वहां इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आया है, सुन लीजिए। मौत का आंकड़ा नए रिकॉर्ड नंबर पर पहुंच गया है गजा के अंदर। अब तक गजा में 70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। नई फिगर है और सबसे बड़ी फिगर। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि इसराइल हमास की जंग के शुरू होने के 2 साल बाद अब तक 70,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये भारी आंकड़ा, ये भारी फिगर उस वक्त सामने आई जब यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर मुश्किल से टिका हुआ है। ऊपर से दोनों साइड एक दूसरे पर शर्तें तोड़ने का इल्जाम डाल रही हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गजा डेथ टोल यानी वहां पर मारे गए लोगों का आंकड़ा अब 70,100 हो गया है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। मौजूदा सीज फायर 10 अक्टूबर से लागू है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसराइली फायरिंग में 354 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं 30 नवंबर तक। ये हालात, ये सीज फायर हैं जो हमने देखा है कि कैसे पाबंदी करता है, चाहे वो लेबनान के साथ सीज फायर हो, चाहे गजा में सीज फायर हो। इसराइल के सीज फायर ऐसे होते हैं जिसमें हर रोज खून बहता रहता है और लोग मलाई मुंह पर लगाए हुए चुप रहते हैं जिन्होंने सीज फायर कराया, चाहे अरब ममालिक हो चाहे अमेरिका। यूरोप की सड़कों पर इसराइल की जेनोसाइडल जंग के खिलाफ लोगों का समंदर उमड़ पड़ा। 30 नवंबर को अल जजीरा ने लिखा, यूरोप के कई शहरों में इसराइल की नस्ल कुशी वाली गजा जंग के खिलाफ लाखों लोग सैटरडे को सड़कों पर उतर आए। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये सब फलस्तीन के हक में है, इसराइल के खिलाफ है। यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर की धज्जियां उड़ाने पर सख्त ग्लोबल एक्शन की मांग की इन सभी लोगों ने। ये सारे प्रोटेस्ट उस दिन हुए, खास दिन है ये, सुन लीजिए। ये सारे प्रोटेस्ट उस दिन हुए जिस दिन को यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल कहा जाता है, यानी 29 नवंबर का दिन। यानी पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डिक्लेयर किए हुए इस दिन को मनाती है और ये दिन फलस्तीनियों से हमदर्दी का दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसी दौरान एक सबसे भारी सच भी सामने आया। गजा में शहीदों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच गया। इन सब प्रोटेस्टर्स का पैगाम एक ही था, दुनिया भर के लोग एक साथ चिल्ला रहे हैं, बस करो ये कत्लेआम और नेतन्याहू के लगाओ लगाम। कुछ खबरें और हेडलाइंस यहां से डायरेक्ट सर देख लेते हैं। बॉर्डर कॉप्स सस्पेक्टेड ऑफ किलिंग 2 टेरर सस्पेक्ट्स who surrendered in Jenin. We feared they would harm us.
टाइम्स ऑफ इसराइल की। हमने परसों आपको खबर दिखाई, वेस्ट बैंक के अंदर 2 लोग सरेंडर कर रहे हैं, 2 फिलिस्तीनी, उनका वीडियो सामने आ गया। वो सरेंडर कर रहे हैं, हाथ ऊपर कर दिए, शर्ट ऊपर उठा के दिखा दी, कोई हथियार नहीं है बदन पर, ना हाथ में कोई हथियार है। उसके बाद उन्हें वहीं घुटनों पर बैठाया गया, वीडियो कैप्चर कर रहे थे फिलिस्तीनी, उन्हें वहीं पर बैठाया गया और सीधे तड़ातड़ गोलियां मार दी गई। और क्या कहा कि वो जो थे हम पर हमला कर रहे थे। फिर वीडियो सामने आ गया, पोल खुल गई। अब वो बुज़दिल डरे हुए इस्राएली बॉर्डर जो पुलिसिंग या बॉर्डर फौजी हैं, उनके बॉर्डर कॉप्स कहलाते हैं, बॉर्डर पुलिस है इसराइल की, ये बुज़दिल, ये डरपोक ये कह रहे हैं हमें डर था वो हमें नुकसान पहुंचा सकते। अरे हाथ ऊपर थे, बदन में कोई हथियार नहीं था, तुम कह रहे थे लेट जाओ वो लेट जा रहे थे, तुम कह रहे थे बैठ जाओ बैठ जा रहे थे, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। ये खुला खुला कत्ल है, ये दुनिया ने देखा है। ये बुज़दिल ऐसे ही फिलिस्तीनियों को कत्ल करते हैं और बाद में कह रहे थे कि ये रेजिस्टेंस मूवमेंट के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहे थे। हथियार तो थे नहीं उनके ऊपर, रेजिस्टेंस से जुड़े होते सीधे तुम पे गोली चलाते। अब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें जो है अभी रोक दिया गया है, नौकरी से सस्पेंड किया गया है, तो कह रहे हैं कि हमें लग रहा था कि हमें नुकसान पहुंचा देंगे तो हमने मार दिया। तो सीधा तुम्हारे पास जान और तड़ा, अरे नुकसान पहुंचा देंगे, एक पैर में गोली मार देते। हमारे यहाँ देखो रात में पुलिस कैसे मारती है, भले उससे ट्रेनिंग के दौरान कभी अपने कट्टे तमंचे या मशीन गन नहीं खुलती होगी सही से, अटक जाती है, उसके वीडियो आते, मजाक बनता है, लेकिन रात के अंधेरे में दूर से वो किसी गौ तस्कर को या किसी बदमाश को पैर में गोली मारती है और बिल्कुल सही जगह लगती है, एक ही जगह। उनसे सीखो। जान लेने के लिए जब गोली मारी जाती है तब जान ही जाती है। अब ये फंस रहा है ना, तो ये गिड़गिड़ा रहे हैं और अपने आप को बुज़दिल बता रहे हैं, जो ये है। EU कमिश्नर सेज हर जर्नी, यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर गजा जाने वाली थी राफा के जरिए, राफा क्रॉसिंग के जरिए, लेकिन इसराइल ने यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर को ही इजाज़त नहीं दी और जाने नहीं दिया, रास्ते में रोक टोक लगा दी। हज्जा लहबीब जा रही थी, हाथ कंगन को आरसी किया, तुमने कुछ नहीं किया, वहां देख लेंगी। डर ये था कि हकीकत सामने आएगी। EU के भी आ तो चुकी है, दुनिया जानती है। इसराइल ट्राइंग टू ड्रैग सीरिया इनटू ए कॉन्फ्लिक्ट, सीनियर रिजिम ऑफिशियल क्लेम्स। सीरिया के एक सीनियर मंत्री हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसराइल जानबूझकर एक प्लानिंग, एक साजिश के तहत सीरिया को एक जंग में मुलव्विस करना चाह रहा है, हमें जंग के मैदान में खींचना चाह रहा है, लेकिन हम जंग नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि हम ये मानते हैं, उन्होंने तस्लीम किया कि हम मानते हैं कि हम अभी इस सिचुएशन में नहीं कि जंग लड़ सके, हमें मुल्क को दोबारा खड़ा करना है जो 13 साल की खाना जंगी में पहले ही बर्बाद हो चुका था। अभी हम उस बर्बादी को तो ठीक नहीं कर पाए, एक नई बर्बादी मोल नहीं ले सकते। क्या हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर इसराइल यूं ही हमले करता रहेगा? लेकिन उन्होंने ये भी कहा, वी विल नॉट बी एबल टू लॉन्चिंग पैड फॉर थ्रेटनिंग नेबर कंट्रीज, के वी विल नॉट बी, हम लॉन्चिंग पैड नहीं बनेंगे, हम किसी भी ग्रुप को अपने यहाँ से ऐसा नहीं है कि पड़ोसी कंट्रीज पर हमला करने देंगे, बट वी विल स्पेयर नो मीन्स टू कन्फ्रंट एंड डिटर इसराइली एग्रेशन। और अगर इसराइल यूं ही हमले करता रहा तो फिर हम हर तरह से मुकाबला करने के लिए भी तैयारी करेंगे, ये कहा गया है। सीरियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं हमजा अल मुस्तफ़ा और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी इनके पास, इन्होंने ये बात कही है कि हम मानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन अगर ये सब होता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। बांग्लादेश की साबिक प्राइम मिनिस्टर बेगम खालिदा जिया हॉस्पिटल में हैं, उनकी हालत बेहद नाजुक है और उनकी हालत लंग इन्फेक्शन की वजह से, फेफड़े के इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उनके सपोर्टर्स, पार्टी मेंबर्स, उनकी फैमिली, सभी ने ये कहा है कि उनके लिए दुआ करें और इस वक्त उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो शेख हसीना आपको पता है भारत में है, उनकी सरकार पलट दी गई। खालिदा जिया, दो मतलब बांग्लादेश में 2 ही बड़े नाम और दोनों ही फीमेल हैं, ये सबसे ज़बरदस्त बात है। तो ज़िया के जो पर्सनल फिजिशियन है जाहिद हुसैन, उन्होंने ये बताया कि 80 साल की खालिदा ज़िया की जो हालत ठीक नहीं है, वो गज़ा की एवी केयर हॉस्पिटल, ढाका के एवी केयर हॉस्पिटल में भर्ती है। गज़ा इतना जहन और दिल में रहता है कि हर वक्त ज़ुबान से वही निकलता है।
रशिया के बड़े अटैक हुए हैं यूक्रेन में, जिसमें यूक्रेन के अंदर 6 लोग ख़ासतौर से कीव के अंदर मारे गए हैं। और कीव में जो है वो बिजली जो चली गई थी, कल हमने आपको बताया था 4 लाख घरों में बिजली चली गई थी, वो वापस रीस्टोर कर ली गई। लेकिन फिर भी रशिया के 2 जहाज़ों पर जब से हमला हुआ है और 2 जहाज़ जो ऑयल टैंकर्स बर्बाद किए यूक्रेन ने ड्रोन से, उसके बाद रशिया का दिमाग भनाए हुए उसने अपने करीबन 600 ड्रोन और मिसाइल दाग कर यूक्रेन पर ये बड़ा हमला किया है। इंडोनेशिया में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। बरसात और सैलाब ने वहाँ अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है और समुद्री तूफान से भी लोग दो चार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।